हाय दोस्तों, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम लीगल सोसाइटी इंडिया में शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 11 जो कि बात करता है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में। गाइस, शुरू करने से पहले मैं बस एक बात बोलूँगा, काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोग हैं उनके बीच में शेयर कर सकते हैं इन्हें शेयर कीजिए। क्या बोलता है अरविंद प्लेइंग अ किंग? Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He has expected to march solemnly in splendid robes, to twirl his moustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king. Who was that? He wondered. तो भाई इनको साहब को, अरविंद साहब को मौका मिला है कि ये क्या करते हैं, स्कूल में एक राजा बने, और लेकिन साथ ही साथ इनको वीणा भी प्ले करना है और क्या करना है, अपनी एक पोएट्री भी गानी है। तो भाई एक ऐसा म्यूजिकल किंग कौन हो सकता है? प्रशिष्टि एंड व्हाट दे टेल अस। अरविंद was supposed to be acting as Samudragupta, a famous ruler of dynasty known as Guptas. We know about Samudragupta from a long inscription, actually a poem in Sanskrit composed by his court poet Harisena nearly 1700 years ago. अब देखो भाई, ऊपर वाले चैप्टर्स में हमने देखा है 1700 साल पहले गुप्ताज सब लोगों को अपने अंदर मर्ज कर गए थे। तो गुप्ताज का सब में बड़ा, सब में अच्छा और सब में खतरनाक जो रूलर हुआ वो हुआ आपका समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो इलाहाबाद पिलर एट क्या कहते हैं, अशोकन पिलर एट इलाहाबाद, वहाँ पर इनकी प्रशस्ति जो है, मतलब इनकी प्रेज जो इनके लिए लिखे गए हैं वो चीज़ वहाँ पर इंस्क्राइब्ड है। तो इनके लिखने वाले कौन थे? कोर्ट पोएट थे हरिसेना, जिन्होंने 1700 साल पहले इनके बारे में लिखा था। This inscription is of a special kind known as a prashishti, a Sanskrit word meaning a praise of. While prashishtis were composed for some of the rulers you read about in chapter 10, such as Gautamiputra Satkarni, Shri Satkarni, they became far more important from the time of Guptas. ठीक है, कुछ प्रशिष्टियाँ हम लोग क्या कहते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में भी हमें पता चला था और वो अपने समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, समुद्रगुप्त प्रशिष्टि क्या बोलता है? लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता's प्रशिष्टि टेल्स अस। द पोएट प्रेज्ड द किंग in glowing terms as a warrior, as a king who won victories in battles, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to gods. The Prashishti was composed in very long sentences. Here is part of one such sentence. तो भैया इसको भगवान का दर्जा दिया गया है। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ये जीता है, ये बहुत बड़ा वॉरियर भी था। ठीक है, और एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसके बारे में हम देखते हैं क्या बोलते हैं। तो समुद्रगुप्ता द वॉरियर, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spiked spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. देखो भाई, ये डिस्क्रिप्शन है शरीर का समुद्रगुप्त के कि भैया कितने घाव थे शरीर पे इनके। If we look at map 7 at page 113, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided in the Prashishti. Harisena described 4 different kinds of rulers and tell us about Samudragupta's policies towards them. अच्छा, एक काम करते हैं, 2 सेकंड के लिए नीचे आते हैं और देखते हैं। अब देखो भाई, एक तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं वो मार्किंग दे रखी है, लेकिन इसमें हमें कलरफुल मार्किंग नहीं है यहाँ पे हमारे लिए। बट नेवरदलेस हम लोग तब भी पकड़ लेंगे कि भैया कौन सा है। तो भैया इनर एरिया कौन सा है, इनर स्टेट कौन सी है, ये वाली इनर स्टेट रही होगी, क्योंकि सिटीज़ जैसे हैं। ठीक है, ये सारी सिटीज़ हैं। जो सिटीज़ नॉर्मल है वो काले में है, और सिटीज़ कॉन्कर्ड बाय गुप्तास डिफरेंट कलर में। तो भाई ये डिफरेंट कलर वाली सिटीज़ हैं जो कॉन्कर की हैं गुप्तास ने। तो ये सारी की सारी आपको सिटीज़ समझ आ रही होंगी कि इन्होंने सारी की सारी कॉन्कर कर ली। ठीक है, और ये आउटर स्टेट वाले पोर्शन में भी फॉल कर रहे हैं, है ना। एनीवेज, ऊपर चलते हैं, वापस देखते हैं क्या बोलता है।
कुछ लेफ्ट में हमें ये कॉइन्स मिले हैं। क्या बोलता है? द किंग हु प्लेड द वीणा, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन ऑन कॉइन्स सच एज द वन वेयर ही इज शोन प्लेइंग द वीणा। अब भाई साफ सी बात है, ये वीणा प्ले करते थे, ठीक है, तो कॉइन पर ही दिख रहा है राजा वीणा प्ले कर रहा है। चलिए, अब हरिसेन की प्रशस्ति जो है वो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्तास पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। तो बोलता है रूलर ऑफ आर्यव्रता, आर्यव्रत के रूलर कौन थे? द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्तास एम्पायर। तो भाई 9 रूलर की जो किंगडम्स को अपरूट करके खुद पकड़ लिया था। द रूलर ऑफ दक्षिण पथा, हियर देयर वर 12 रूलर्स, ठीक है, some of whose capital are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. दक्षिण पथ के 12 ऐसे राजा थे। तो भैया 9 राजाओं को तो बिल्कुल ही अपरूट कर दिया था ऊपर वाले। उसके बाद दक्षिण पथ के जो राजा थे, आर्यव्रत के 9 राजाओं को अपने अंडर कर लिया, अधीन करा। दक्षिण पथ के आपके जो क्या कहते हैं 12 रूलर थे, उनको कब्जे में तो लिया, लेकिन उनको फिर काम करने दिया। Inner circle of the neighboring states, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and number of Ganasang, ठीक है, in the northwest, part in purple on map. They brought tribute, followed his orders and attended his court. तो भैया असम वाली साइड, कोस्टल बंगाल, नेपाल, ये सब इनके रूल्स को फॉलो करते थे। 4th, rulers of outlying area marked in blue on the map, perhaps the descendants of Kushanas, Shakas and rulers of Sri Lanka, who submitted to him and offered daughters in marriage. अब भाई इन्होंने अपनी बेटियां शादी में दी। अब यहाँ पर आप वापस देख रहे हैं, वापस मैं बता देना, इनर स्टेट, आउटर स्टेट, और ये वाले जो रूलर हैं भैया ये भी इनके अधीन ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पल्लव बल्लभ यहाँ पर होंगे, चालुक्य पल्लव वगैरह यहाँ बैठे ज़रूर हैं, लेकिन भैया गुप्ता जो हैं काफ़ी बड़े एरिया में बैठे हुए होंगे अपने टाइम में, ठीक है। ये सारे के सारे लोगों को अपने अंडर करके बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए, बोलता है फाइंड प्रयाग, द ओल्ड नेम फॉर इलाहाबाद, उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा। तो प्रयाग देखिए, प्रयाग ये रहा भैया, ओल्ड नेम है इलाहाबाद का, ठीक है। पाटलिपुत्रा पटना, पाटलिपुत्रा ऊपर है, प्रयाग ये है, ठीक। दीज वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द गुप्ता रूल। अब ये गुप्ता रूलर्स के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, तो प्रयाग और पाटलिपुत्र। What was the difference between the way in which समुद्रगुप्ता treated the rulers of आर्यव्रता in दक्षिण पथ? ठीक है, क्या डिफरेंसेस थे between the ways in which समुद्रगुप्ता ट्रीट कर रहे थे आर्यव्रत के रूलर्स को दक्षिण पथ के? कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर द डिफरेंस? तो भाई इस बात को तो हम समझ ही सकते हैं कि भैया जो आपके आउटसाइड रूल हैं, दक्षिण पथ वाले हैं, उनको भाई इन्होंने आर्यव्रत वालों को तो इन्होंने जड़ से मिटा दिया, और दक्षिण पथ वालों को इन्होंने अलाउ कर दिया कि भैया अपना साम्राज्य चलाओ, है ना। अब दक्षिण पथ वालों को साम्राज्य चलाना इसलिए अलाउ कर दिया होगा क्योंकि साफ सी बात है वो इनकी क्या कहते हैं सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर रहे होंगे, है ना, और वहाँ के लोकल लोग होंगे, वहाँ गुप्ता सेटल भी नहीं होना चाहते होंगे, और उनके पास कोई ढंग का आदमी भी नहीं होगा। साथ ही साथ क्या कहते हैं, कभी भी राजा कहीं से कहीं जाता था तो जेन्युइन कारणों में कभी कभी वहीं के ही रूलर्स को बिठा देता था, अगर अच्छा आदमी होता था तो अपने आदमी को बिठाने की बजाय, अगर वो वहीं के रूलर्स उनकी बाद में क्या कहते हैं सरपरस्ती को एक्सेप्ट कर लेते थे। तो यही रहा होगा कारण, समुद्रगुप्त ने क्यों अलाउ कर दिया। जीनियोलॉजीज देखते हैं। मोस्ट प्रशिष्टीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स। दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्तास ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। अब प्रशिष्टीज जो हैं वो एंसेस्टर्स ही बताते हैं, तो समुद्रगुप्त के फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर के बारे में बताया जा रहा है। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू लच्छवी। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी होगी, जब मैंने लच्छवी बोला तो आपको पता होना चाहिए कि लच्छवी गण के कौन थे, जैन थे, ठीक है। वर्धमान महावीर जैनी जो जैनिज्म थे फॉलो करते थे और उनके प्रोपाउंडर थे जैनिज्म के, वर्धमान महावीर जी, तो वो जो थे वो लच्छवी गण के हुआ करते थे। While his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharajaधिराज। अब इनके फादर थे चंद्रगुप्त। अब प्लीज यहाँ पर याद रखिए ये 1700 की बात चल रही है, 2300 साल पुरानी बात नहीं चल रही। तो चंद्रगुप्त चाणक्य वाला चंद्रगुप्त नहीं है, मौर्यन एम्पायर वाले चंद्रगुप्त नहीं है। समुद्रगुप्त के जो फादर हैं
वो उनका नाम भी चंद्रगुप्ता है, लेकिन वो चंद्रगुप्त नहीं है, गुप्ता है, ठीक है, ये समुद्र गुप्ता है, ठीक है, याद रखेंगे। और वो फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो पहले ऐसे राजा जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था वो चंद्रगुप्ता थे, अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड। सही बात है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजास। अब देखो भाई, ये महाराजा धीराज थे, इनके फादर महाराजा धीराज थे, लेकिन इनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी जो थे, वो सिर्फ और सिर्फ महाराजा ही थे। इस चीज को यहां तक याद रखेंगे। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू द इंपॉर्टेंस। ये तो समझ आ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइटलों को अरेंज करने से ही समझ आ रहा है। समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर्स इन द जीनोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ द लेटर रूलर्स ऑफ द डायनास्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्ता टू। अब जो इनके पिताजी का नाम था वही इनके बेटे का नाम था, चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, मेन चंद्रगुप्त वो पहले इनके फादर समुद्रगुप्त के, और इनका बेटा चंद्रगुप्त टू। We know about him from the inscriptions and the coins. He led an expedition to the western India where he overcame the last of the Shakas. तो मैंने बताया था शाखाओं को हराकर 1700 में गुप्ताओं ने अपने अंदर ही मर्ज कर लिया था। तो शाखाओं को आखिरी हराने वाला कौन था? चंद्रगुप्ता टू थे। According to the later belief, his court was full of learned people, including Kalidasa the poet, आर्यभट्ट दी एस्ट्रोनॉमर। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब तो चंद्रगुप्त से हर कोई, या मैं कहूँ गुप्ता से हर कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने आप को कनेक्ट कर सकता है समुद्रगुप्त से स्पेसिफिकली, क्योंकि इनके कोर्ट में कौन थे? कालिदास जैसे पोएट थे, आर्यभट्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर थे, और आज भी कालिदास और आर्यभट्ट का नाम है। हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता क्या बोलता है? While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some of the kings from biographies. कुछ किंग्स की बायोग्राफी भी है हमारे पास। हर्षवर्धना who ruled nearly 1400 years ago. अब देखिए भाई, गुप्ता एम्पायर 1700 साल पहले आया, हर्षवर्धन जो थे ये 1400 साल पहले आए थे, ठीक है। हर्षवर्धन 1400 years ago was one of such ruler. His court poet was बाणभट्ट, wrote his biography हर्षचरिता in संस्कृत। तो बाणभट्ट जो इनके कोर्ट पोएट थे उन्होंने लिखी हर्षचरिता। This gives us the genealogy of Harsha and ends with his becoming king. जीनोलॉजी शुरू करता है और अंत होती है कैसे? जब वो राजा बन गए। बायोग्राफी बताते हैं बाणभट्ट। Xuanzang, about whom you have read in chapter 10, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw. हर्षा के कोर्ट में Xuanzang रहे थे, ठीक है। या Xuanzang को आप पहले युनसैंग भी बोलते थे हम लोग, ठीक है। कई दफा इनकी जो स्पेलिंग है वो युनसैंग भी रही है, पर यहाँ पर Xuanzang लिखी हुई है, तो इट्स ओके। Harsha was not the eldest son of his father, but he became king of Thanesar. अब भाई ये थानेसर के राजा बन गए, ठीक है, बेशक एल्डेस्ट सन नहीं थे। आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, तो जब उनके फादर और क्या कहते हैं एल्डर ब्रदर मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो हर्ष जो थे वो छोटे भाई होते हुए भी राजा बने। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, इनके जो ब्रदर इन लॉ थे मतलब इनके क्या कहते हैं जीजा जी, ठीक है। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये कन्नौज के रूलर हुआ करते थे ब्रदर इन लॉ, जिनको मार दिया था बंगाल के राजा ने। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। तो कन्नौज के ऊपर इन्होंने अपना रूल स्थापित किया और उसके बाद अपनी आर्मी लेकर बंगाल की तरफ बढ़े। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्कर्ड बोथ मगधा एंड बंगाल, ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर। तो बेशक बंगाल और मगध में बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन बाकी जगह सक्सेसफुल नहीं रहे। He tried to cross the नर्मदा to march into the Deccan. अब इन्होंने कोशिश करी अपने टाइम में कि मैं दक्षिण में जाऊं, ठीक है, मार्च करूं नर्मदा के क्रॉस। सो ही ट्राइज टू क्रॉस दी नर्मदा। अब नर्मदा कहाँ पड़ती है बेटा? लेफ्ट में पड़ती है, ठीक है। नर्मदा हमने देखा है पहले भी कि नर्मदा लेफ्ट साइड पे पड़ती थी। विंध्यास, सतपुरास, बीच में नर्मदा बह रही है। सतपुरा के बाद विंध्या के बाद आता है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के बगल में सतपुरा रेंज, सतपुरा से नीचे आती है तापी, तो नर्मदा वहां पे आती है। तो बोलता है बट स्टॉप्ड बाय रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशन टू। तो पुलकेशन टू ने इनको वहां पे ही रोक दिया। इन्होंने कोशिश करी नर्मदा के नीचे आने की, ठीक है, एक्सपैंड करने की दक्षिण में, लेकिन क्या हुआ? चालुक्य ने रोक दिया, पुलकेशन टू। तो याद रखेंगे आपके 1400 साल पहले, नियरली 1400 ईयर्स अगो, ठीक है। तो 300 साल का अंतर आ जाता है इनमें और गुप्ताज में, ठीक है।
तो हमको गुप्तास के बारे में पता चलता है उनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से, हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है हर्षचरित से जो बाणभट्ट ने लिखी थी, संस्कृत में थी। ज़ुआनज़ांग जो थे उन्होंने क्या कहते हैं कुछ समय हर्ष के कोर्ट में डाला और एक डिटेल्ड अकाउंट दिया। हर्षा जो थे एल्डेस्ट सन नहीं थे अपने फादर के, लेकिन थानेसर के राजा बन गए। उनके जो जीजा जी थे वो कन्नौज के राजा थे। इन्होंने कन्नौज की फोर्सेस, कन्नौज पे अपना कब्जा जमाया अपने जीजा के मरणोपरांत, और उसके बाद बंगाल के राजा को हराया। ठीक है, क्योंकि इनके जीजा जी को बंगाल के राजा ने मार दिया था। उसके बाद इन्होंने कोशिश करी, ये बंगाल और मगध में बहुत सक्सेसफुल रहे और कोशिश किया कि दक्षिण में जाएं, मतलब दक्षिण में जाएं और डेक्कन की तरफ बढ़ें, लेकिन नर्मदा की साइड पे इनको रोक दिया गया। किसने रोका? चालुक्य राजा ने, चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशिन II ने। चलिए अब बात करते हैं हम दी पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशिष्टि। ठीक है, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन II ने रोका था। अब हम बात करेंगे पल्लवों के बारे में और चालुक्य के बारे में। तो पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन द साउथ इंडिया during this period. The kingdom of Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to Kaveri Delta, while that of Chalukyas was centered around Raichud Doab between river Krishna and Tungabhadra. बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चालुक्य जो थे, चालुक्यंस जो थे वो रायचूड़ द्वाब की तरफ थे, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा की तरफ, लेकिन जो आपके पल्लवास थे वो कहाँ से थे? कावेरी डेल्टा की तरफ थे। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए हो ना कि चालुक्य राजा जो थे वो भी पुलकेशिन II यहाँ रोक रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर ही होंगे, नर्मदा के नीचे ही होंगे। तो रायचूड़ द्वाब की तरफ थे, रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के अराउंड सेंटर थे। ठीक है, और पल्लवास जो थे वो कांचीपुरम की कावेरी डेल्टा की तरफ थे। Aihole, the capital of Chalukya, was important trading center. अब देखो बच्चों, ये जो वाला चीज़ है, अच्छा एक दफ़ा मैं आपको पेज नंबर 136 पे ले जाता हूँ और फिर वहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। फिर पेज मैप नंबर 7 पे हम आएंगे। ठीक है, पहले पेज नंबर 136 पे जाते हैं और देखते हैं उधर क्या दे रखा है, और फिर 115 पे आ जाएंगे। अभी इसमें पेज नंबर 136 नहीं है, ये मैप 8 के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमारे हिसाब से पेज नंबर 136 पे होना चाहिए था, लेकिन पेज नंबर 136 यहाँ पर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कुछ कुछ चीज़ें तो समझ आई गई हैं, कौन सी चीज़ कहाँ थी, है ना, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग नीचे आ गए थे, फिशरमैन ड्रिंक, नहीं 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 नहीं, तो आइए वापस ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैप नंबर 7 और मैप नंबर 6 मेरे पास अभी इधर अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं दिखता है बाई चांस नंबर्स में तो मैं यहाँ पे खोल दूंगा बच्चों, प्लीज़ रिलैक्स कीजिए तब तक के लिए। और आप चाहें तो आप अपनी क्या कहते हैं एटलस में भी खोलकर देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर वाले मैप में कहीं दे रखा हो तो यहाँ पे हम देख लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए ये है पल्लव, पल्लवा। ठीक है, पर यहाँ पे चेरा चोला पांड्या भी दिख रहे हैं और मुझे यहाँ पल्लव भी दिख रहे हैं और चालुक्य मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको दिख गया होगा। तब आईहोल चालुक्य यहीं पर ही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में थे, तुंगभद्रा और कावेरी के बीच में हुआ करते थे, लेकिन आपके जो सतवाहना थे वो यहाँ थे एक टाइम पर, और नर्मदा नदी जो कि यहाँ पे बह रही है कहीं ये वाले पोर्शन में, बरूच की साइड से ये जो दिख रही है नर्मदा नदी, इसी साइड पर रहे होंगे, इससे नीचे क्रॉस नहीं करने दिया चालुक्यों ने। और पल्लवास जो होंगे वो बढ़ गए होंगे अपने टाइम में आगे। ठीक है, बस उस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, अब आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आई होल कहाँ था, सब कुछ कहाँ था। चलिए, तो क्या बोलता है यहाँ पे, चालुक्यास वॉज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। अब आई होल जो था वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। इट डिवेलप्ड एज रिलीजियस सेंटर विद नंबर ऑफ टेम्पल्स। अब यहाँ पे रिलीजियस सेंटर भी था और नंबर ऑफ टेम्पल्स भी बने। पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड। अब पल्लवास और चालुक्य एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्परस टाउन्स। सही बात है। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन II, हमें पता है। ठीक है, पुलकेशिन II बेस्ट चालुक्य रूलर थे। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशिष्टि कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति ने पुलकेशिन II के बारे में लिखा है चालुक्य रूलर के बारे में।
This tells us about his ancestors who are traced back through 4 generations from father to son. पुलकेशन evidently got the kingdom from his uncle. अब पुलकेशन जो थे उनको जो मिला किंगडम वो अपने अंकल से मिला था और ये 4 जनरेशन तक के बारे में बताता है. According to Ravi Kirti, he led expeditions along both west and east coast. Besides, he checked the advances of Harsha. There is an interesting play of words in the poem. हर्षा मीन्स हैप्पीनेस. अब इन्होंने क्या किया, एडवांसेस को चेक किया, मतलब जो जब हर्षवर्धन नीचे की तरफ आने की कोशिश करते थे तो रोकते भी थे. और यहाँ पर इन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड किया है पोयम में. हर्षा का मतलब हैप्पीनेस भी होता है. पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा. पुलकेशन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पोएट ने बोला है कि हारने के बाद हर्षा नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ष में नहीं रहे, विलाप में चले गए. पुलकेशन जो है उन्होंने पल्लव किंग को भी अटैक किया जिसने शेल्टर कहाँ लिया, कांचीपुरम में बाद में. बट चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड. चालुक्यंस बहुत शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री रही. अल्टीमेटली बोथ पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटास एंड चोला डायनेस्टीज. ठीक है, अबाउट विच जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे 7th क्लास में. लेकिन इन जनरल हमें पता चल गया कि ये चालुक्य और पल्लवास के बाद अल्टीमेटली कौन आए, आपके डायनेस्टी आई राष्ट्रकूटास की और चोला डायनेस्टीज आ गई. ठीक है, पल्लवास और चालुक्यास बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहे. ठीक है, अच्छा आगे बोलता है हाउ एवर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड. अब इन हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड. अब कैसे ये किंगडम्स एडमिनिस्टर हुए थे, इन्हें कैसे चलाया जाता था, कार्यभार कैसे संभाला जाता था, ये देखते हैं. As in the case of the earlier kings, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration. There were some new developments as well. अब देखो भाई, क्योंकि पुराने जो राजा थे, ठीक है, as the case in the earlier kings, जैसे पुराने के राजाओं के केस में land revenue important था, ठीक है, रूलर्स के लिए लैंड से तो रेवेन्यू आता ही था ना. एंड विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गांव तो हमेशा ही रहा है बेसिक यूनिट. देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल. कुछ डेवलपमेंट्स हुए. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful, either economically or socially or because of their political and military strength. तो राजाओं ने कोशिश पूरी करी कि वो सपोर्ट विन करें ऐसे लोगों का जो पावरफुल है, चाहे वो पैसे से पावरफुल हो, चाहे वो सामाजिक तौर से पावरफुल हो, चाहे वो पॉलिटिकली पावरफुल हो या मिलिट्री स्ट्रेंथ हो उनके पास. जैसे कि some important administrative posts were now hereditary. कुछ administrative पोस्टों को hereditary बना दिया. This means that sons succeeded fathers to these posts. For example, the poet Hari Sen was a Mahadandnayaka, a chief judicial officer like his father. ठीक है, तो हरि सेन कौन थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, महादंड नायक थे अपने पिताजी की तरह. ठीक है, समटाइम्स वन पर्सन. अब देखो यहां पर देखना, बाण भट्ट हर्षचरित लिखते हैं, हरि सेन जो हैं वो पुलकेशन 2 के कोर्ट पोएट हैं. ठीक है, हरि सेन, और वो महादंड नायक भी हैं, चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी हैं. एक दफा हम लोग हरि सेन को ऊपर देख लेते हैं कि पुलकेशन 2 के लिखने वाले नहीं, देखिए रवि कीर्ति हैं पुलकेशन 2 के जो कोर्ट पोएट हैं. तो हरि सेन किसके हैं, ये थोड़ा सा हमें एक बार देखना पड़ेगा कि हरि सेन ने किसके बारे में लिखा है. देखो हरि सेन, एक दफ़ा ऊपर मैं वापस एक बार चेक कर देता हूँ. हर्षचरित आपकी लिखी थी बाण भट्ट ने, और हरि सेन जो थे वो थे समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट. उन्होंने ही प्रशिष्टि लिखी है जो कि मुझे ध्यान है. हरि सेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट किंग्स. तो हरि सेन ही थे किसके, समुद्रगुप्त के. अब दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा ताकि हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो. ठीक है, यहां पर आ जाते हैं वापस इस वाले पोर्शन में. तो हरि सेन जो थे वो कोर्ट पोएट थे किसके, समुद्रगुप्त के, और इन्होंने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखी थी. ठीक है, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशिष्टि इन्होंने लिखी है. और हरि सेन क्या थे, महादंड नायक थे अपने फादर की तरह. कहता है समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस. फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग महादंड नायक, हरि सेन वॉज ऑल्सो कुमारमात्य, meaning an important minister, and a संधि विग्रहिका, meaning a minister of war and peace. तो संधि विग्रहिका भी थे, मतलब संधि कराते थे. ठीक है, विग्रहिका, संधि विग्रहिका साफ से बताता है, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. ठीक है, संधि और विग्रहिका, वॉर एंड पीस.
और यहां पर आपका आ गया क्या है, ये कुमारमात्य भी है, मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी है। क्या बोलते हैं, बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज इंक्लूडेड दी नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर। तो मैंने श्रेष्ठी वर्ड बहुत दफा यूज करा है, श्रेष्ठी पैसे वाले लोगों को ही कहा जाता था। तो नगर श्रेष्ठी मतलब चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, ठीक है। द सतवाहन, एक मिनट, द सर्थवाहा और लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावान्स एंड प्रथमा कुलिका और द चीफ ऑफ क्राफ्टमैन एंड हेड ऑफ कायस्था और स्क्राइब्स। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हमने ऊपर पढ़े उनसे हटकर कुछ लोगों का से भी होता था, ठीक है। बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड अ से इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मेन, बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऊपर से हटाकर भाई एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट लोगों का बहुत बड़ा क्या कहते हैं इम्पैक्ट भी होता था। अब ये कौन कौन लोग हुआ करते थे जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालते थे एडमिनिस्ट्रेशन में? तो भैया नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर जो था या चीफ मर्चेंट जो था ऑफ द सिटी, उसका बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पैक्ट रहता था, इंपॉर्टेंस रहती थी। उसी तरह आपका सर्थवाहा या लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावान्स, ठीक है। सर्थवाहा और लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावान्स, इनका भी बड़ा क्या कहते हैं इज्जत थी। उसके बाद प्रथमा कुलिका या चीफ क्राफ्टमैन, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। एंड द हेड ऑफ कायस्था और स्क्राइब्स, कोई हेड हो कायस्थ का या स्क्राइब्स का, ठीक है। तो कायस्थ आपका, यहाँ पर तो स्क्राइब्स वर्ड यूज किया हुआ है। स्क्राइब्स वो होते हैं जो लिखते थे, लिखा पढ़ी करते थे, और कायस्थ यूजुअली लिखा पढ़ी ही करते हैं। तो यूजुअली जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, एक तरीके से वही कायस्थ या स्क्राइब्स रहते थे, जो सारी की सारी चीज़ों को क्या कहते हैं नोट डाउन करते थे, चीज़ें देखते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हिसाब, अकाउंटेंट है ना। तो चीफ अकाउंटेंट्स जो हेड था अकाउंटेंट्स का, ठीक है, स्क्राइब्स का, उसका भी बड़ा वैल्यू था। These policies were reasonably effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up an independent kingdom. अब देखो भैया, पॉलिसीज जो थी वो रीजनेबल थी, लेकिन जल्दी या बाद में ये पावरफुल जो लोग थे इन्होंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं किंगडम्स बनाने लग गए थे। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरीके की आर्मी। लाइक अर्लियर रूलर्स, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. अब भैया ये सब कुछ थी इनके पास, ठीक है। Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. अब इससे हटकर कुछ मिलिट्री लीडर्स भी थे जो ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे जब भी राजा को जरूरत पड़े। They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grants of land. अब इनको रेगुलर सैलरी तो नहीं दी जाती थी, they were not given regular salary, but land grants दिए जाते थे। They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers. रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लैंड से और क्या करते थे, सैलरी पे करते थे सोल्जर्स को ताकि मेंटेन करने के लिए। एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइडेड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर, प्रोवाइड करते थे इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर भी। दीज मेन वर नोन एज सामंतास, ठीक है, सामंत जिसे कह रहे हैं, ठीक है, सामंतास, ठीक है। तो हिंदी का वर्ड है सामंत, ठीक है। Whenever the ruler was weak, सामंतास tried to become independent. जैसे ही रूलर वीक होता था तो जो सामंत हुआ करते थे वो क्या होते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग जाते थे। तो सामंत होते थे जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जब भी राजा को लोगों की ज़रूरत पड़ती थी प्रोवाइड करते थे, ठीक है, लड़ाई के लिए आदमी। अब बात करता है असेंबलीज इन सदर्न किंगडम। क्या बोलते हैं, द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास मेंशन्ड अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। अब जो इंस्क्रिप्शन है पल्लवों की वो मेंशन करती है बहुत ज़्यादा बड़ी नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज की, लोकल असेंबलीज हुआ करती है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास मेंशन्ड लोकल असेंबलीज। These included the सभा which was an assembly of Brahmins and landowners. तो सभा हुआ करती थी पल्लवों के टाइम में, जो ब्राह्मणों की और लैंड ओनर की असेंबली होती थी। This assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agriculture, operation, making roads, local temples, etc. अब ये सारे काम करती थी, ठीक है। तो सभा हुआ करती थी ब्राह्मण्स की और लैंड ओनर्स की असेंबली अपने टाइम में। तो इनफैक्ट ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। तो पंडित जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, ठीक है, मतलब पैसे वाले पंडित, और क्या।
उनकी असेंबलीज हुआ करती थी जिसको सभा कहा जाता था, इसमें पंडित ही बैठते थे और ये सारे फंक्शंस, और ये जो असेंबली थी ये फंक्शन करती थी सब कमिटीज के थ्रू जो लुक आफ्टर करती थी इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स। अब देखो ये जो सब कमिटीज़ है ना दोस्तों, ये सब कमिटीज़ जो हैं ये एक तरीके की डिवाइडेड कमिटीज़ होंगी, मतलब असेंबली से ही लोग डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ का पार्ट बनते होंगे और मेरे हिसाब से इन पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज़ को संभालते होंगे, एंड देन दे माइट हैव बीन डिस्कसिंग थिंग्स इन असेंबली आकर, ठीक है। तो यही चलता होगा उस टाइम पे, पल्लवास के टाइम पे। आगे क्या बोलता है, द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन द एरिया वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। अब उर एक तरीके की विलेज असेंबली हुआ करती थी जहाँ जो लैंड ओनर्स थे वो ब्राह्मण नहीं थे, तो उनकी असेंबली को उर बोला जाता था, नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली को और ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली को सभा बोला जाता था। एंड नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। तो 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, 3 एस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिए, सभा पढ़ लिया, उर पढ़ लिया और नगरम पढ़ लिया, ठीक है। मैं नगरम को ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं तो आपको याद रहेगा। तो ब्राह्मण्स की असेंबली हुई सभा, नॉन ब्राह्मण्स की हुई उर, और मर्चेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे नगरम कहते थे। It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continued to function for centuries. अब ये पल्लवों के टाइम के बारे में हमें पता चलता है। Ordinary people in the kingdom. अब बाकी लोग जो ordinary थे वो क्या थे? We can catch an occasional glimpse of the lives of the ordinary people from play and other accounts. Let us look at some of these. Kalidasa is known for his plays depicting life of King's Court. An interesting feature about these play is that king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than king and Brahmins use Prakrit. अब बड़ी हैरानी की बात है, कालिदास जो है, जो कि हमें पता है कि भैया बड़े ही इंपॉर्टेंट आदमी रहे और इनका तो व्यक्तित्व इतना महान था कि भाई इनको क्या कहते हैं शेक्सपियर के साथ कंपेयर करते हैं, जबकि ये शेक्सपियर जैसे लेखकों से बहुत महान थे और बहुत ही पुराने थे। तो कालिदास जो थे इन्होंने अपने प्लेज में किंग के कोर्ट को डिपिक्ट किया है ना। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग फीचर्स इनके क्या कहते हैं प्ले में ऐसे रहे हैं कि राजा और ब्राह्मण्स तो संस्कृत बोल रहे हैं और औरतें और बाकी आदमी, ठीक है, जो कि राजा नहीं है या ब्राह्मण नहीं है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, प्राकृत यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्राकृत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी उस टाइम पे। हिज मोस्ट फेमस प्लेज अभिज्ञान शाकुंतलम is the story of the love between the king named Dushyanta and young woman named Shakuntala, ठीक है। We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. तो इस एक important description, एक interesting description है जहाँ पे आप देखते हैं कि एक मजबूरी देखते हैं, ठीक है, एक poor fisherman की इस play में। बोलता है, a fisherman finds a ring. A fisherman found a precious ring which the king had given to Shakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish. When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft, and the chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. तो देखो भाई प्लाइट देखिए, पहले तो डांट खाई चीफ पुलिस से, पुलिस ऑफिसर से और गेटमैन से, और उसके बाद जब राजा ने इसको क्या कहते हैं गिफ्ट दिया है ना, रिवॉर्ड दिया, तो उस रिवॉर्ड में कुछ कुछ पैसे इन्होंने भी मारे। कह रहे, डू यू थिंक दैट इफ अ पुअर मैन फाइंड समथिंग एंड अ रिपोर्ट दिस टू पुलिस ही वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस टुडे? नहीं, ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। नेम द फेमस मैन हु टॉट इन प्राकृत एंड अ किंग हु इशूड इंस्क्रिप्शंस इन प्राकृत, ठीक है। तो कह रहा भैया आप बताइए कौन ऐसा बंदा था जो प्राकृत में पढ़ाता था, टीच करता था प्राकृत में, और ऐसा राजा जो प्राकृत में क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शंस डालता था? तो भैया अशोक थे, प्राकृत में इंस्क्रिप्शंस बनाते थे। फेमस मैन हु टॉट इन प्राकृत अशोक ही थे, ठीक है, प्राकृत में ही पढ़ाते थे। अच्छा, बुद्ध भी प्राकृत में पढ़ाते थे, ठीक है, लैंग्वेज यूज़ करते थे जब ही यूज टू टीच पीपल। उसी तरह आपके जैन भी प्राकृत यूज़ करते थे, ठीक है, और आपके राजा जो थे प्राकृत यूज़ करने वाले वो कौन थे? अशोक थे, जो कि इंस्क्रिप्शंस में प्राकृत यूज़ करते थे अपनी, है ना। चलिए, द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान नोटिस द प्लाइट। चाइनीज पिलग्रिम कौन है? फाहियान। अभी तक हमने जुआनजांग पढ़ा है, ठीक है, जिसे हम यूनसांग भी बोलते हैं। तो कहते हैं चाइनीज पिलग्रिम फाहियान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय हाई एंड माइटी. They were expected to live on the outskirts of the city, he writes.
If such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing the sound know that it means and avoid touching him or brushing against him. And बाण भट्टा provided us with a vivid picture of the king's army on the move. तो देखो बाण भट्ट ने भी किंग्स आर्मी ऑन मूव दिखाया है, और ऊपर फाहियान ने आपको दिखाया है कि कैसे अनटचेबल्स ढोल पीटते हुए आते थे ताकि लोग उनसे दूर हट जाएं, ठीक है, जिनको अनटचेबल माना जाता था. बाण भट्ट की देखते हैं. द किंग्स आर्मी. The king traveled with an enormous amount of equipment. Apart from weapon, there were things of daily use such as pots, pans, furniture, golden food stalls, food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, spice carrying on carts or loaded on the pack animals such as camels and elephants. The huge army was accompanied by musicians beating drums and other playing horns and trumpets. Villagers had to provide the hospitality along the way. अब villagers थे, उनको hospitality तो provide करनी थी. They came with gifts of curd, good flowers, and provided fodder for the animal. They also tried to meet the king and place their complaints and petition before him. The army left a trail of destruction behind. Elephants often trampled down the huts of the villagers, and the oxen yoked to the caravans of merchants ran away, scared by the tumult. As बाण भट्टा says, the whole world was swallowed up in dust. अब देखो भाई बाण भट्ट क्या बता रहे हैं राजा के बारे में. राजा के चीफ कोर्ट पोएट हैं और राजा की चलती हुई आर्मी की बुराई कर रहे हैं. इससे आपको दो बातें पता चलती हैं कि ये जो अकाउंट होगा राजा की आर्मी के बारे में, ये बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि वो खुद ही लिख रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन करते चले. एलिफेंट ने हट्स को गिरा दिया, है ना, कैरावैन्स भाग रहे हैं, मर्चेंट्स डर रहे हैं, लोग खाना तो देने आ रहे हैं, लेकिन जब आगे राजा की आर्मी निकली तो पूरा का पूरा विलेज जो है वो बर्बाद हो जाता था. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किंग की आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में क्या बाण भट्ट बोल रहे हैं. इससे दो बातें पता चलती हैं कि बाण भट्ट डरते नहीं थे राजा से, और राजा हर्षवर्धन भी इतने महान थे कि उन्होंने कभी भी बाण भट्ट को कुछ नहीं बोला. वरना यूजुअली जो राजा पढ़ते हैं, जब भाई उन्होंने हर्षचरित लिखी थी और जब राजा को पता चलता है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहा है, तो ऑब्वियसली बाण भट्ट को डरा सकते थे, धमका सकते थे, है ना. तो इससे महानता राजा का भी दिखाई देती है ना, दोनों ही चीज़ें दिखती है. वरना राजाओं के बारे में तो हमने तारीफ ही सुनी है. चलिए आगे देखते हैं. Elsewhere, although it is a desert, it was at the hub of the communication for centuries. In fact, Arab merchants and sailors played an important role in sea trades between India and Europe. Other who lived in Arabia were the Bedouins, pastoral tribes, depending mainly on like hardy animals, camels that could survive in the desert. तो देखो भैया अरेबिया की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 84-85 की बात कर रहा है. अरेबिया देख सकते हैं हम पेज नंबर 84-85 पे. बेशक डेजर्ट है लेकिन कम्युनिकेशन का हब है, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं सेंचुरीज से. ठीक है, अरब मर्चेंट्स सेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सी ट्रेड में, है ना, और यूरोप के बीच में इन्होंने किया. कुछ जो लोग थे जो अरेबिया में ही रहते थे वो क्या होते थे, बद्दू, जिन्हें बेडोइन कहते हैं. पैस्टोरल ट्राइब्स थे, ठीक है, चरवाहे एक तरीके के पैस्टोरल ट्राइब्स, और एनिमल्स पे डिपेंड करते थे जैसे कैमल वगैरह. अराउंड 1400 ईयर्स अगो प्रॉफिट मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिलीजन इस्लाम इन अरेबिया. तो 1400 साल पहले आज से प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस्लाम की खोज करी. लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वॉज रिलीजन दैट लेड स्ट्रेस ऑन इक्वलिटी एंड यूनिटी ऑल बिफोर अल्लाह, द वन सुप्रीम गॉड. हियर इज द वर्स फ्रॉम द कुरान, द सीक्रेट बुक ऑफ इस्लाम. तो कुरान से कुछ शब्द हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं. फॉर मुस्लिम men and women who believe, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who are humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guarded their chastity, and for men and women who engaged much in Allah's remembrance. For them had Allah prepared forgiveness and great reward. तो इन सभी लोगों के लिए भगवान ने बहुत ही बड़े बड़े रिवॉर्ड्स रखे हैं और फॉरगिवनेस रखी है. वो सभी लोग जो क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है, वो सभी लोग, बिलीविंग मैन एंड वुमेन लिखा है ना यहाँ पे, वो सभी लोग जो डिवाउट हैं, ठीक है, भक्त हैं एक तरीके से मानते हैं, ठीक है, वो जो सच्चे हैं, वो जो पेशेंट हैं, वो जो कांस्टेंट हैं, ठीक है, हम्बल हैं, जो चैरिटी करते हैं, वो जो फास्टिंग करते हैं, वो जो अपनी पवित्रता मेंटेन करते हैं, ठीक है, और वो जो परमात्मा या अल्लाह को याद करते हैं, उनके लिए
अल्लाह ने फॉरगिवनेस एंड रिवॉर्ड रखे हैं। बहुत अच्छी बात, ठीक है। विद इन 100 years Islam spread to North Africa, Spain, Iran and India. Arab sailors who were already familiar with the coastal settlements of the subcontinent now brought the new religion with them. Now brought new religion. अब जो लोग थे स्पेन अफ्रीका की तरफ बढ़ा, ईरान की तरफ बढ़ा, वो लोग जो ऑलरेडी फेमिलियर थे और कोस्टल सेटलमेंट्स में थे, वो अपने क्या कहते हैं इस नए धर्म को उन्होंने फैलाने में बहुत मदद करी और नए धर्म को लेकर आए। अरब सोल्जर्स कॉन्कर्ड सिंध इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान अबाउट 1300 years ago. तो अरब सोल्जरों ने सिंध को कॉन्कर किया 1300 साल पहले, ठीक है, जिस वजह से वो सारा पोर्शन इस्लामिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग अपने आ जाएंगे चैप्टर नंबर 12 पर, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा गाइस जो पीछे पुराने ये सारे क्वेश्चंस है, आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। बिगिनिंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहाँ से, अराउंड 1700 years ago. द रूल ऑफ हर्षवर्धन वॉज अराउंड 1400 years ago, 1400 साल पहले। मैंने आपको पहले कहा था 300 साल का कुछ अंतर आ जाता है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मैं यहाँ पे आपका वाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।